हे एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज का टॉपिक हमारा इंडियन इकोनॉमी पे रहने वाला है। एज यू ऑल नो दैट वी हैव ऑलरेडी डन वन लेक्चर ऑन दिस टॉपिक एंड इंडियन इकोनॉमी में हम ये सब पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं। ओके एंड चलिए विदाउट डू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आज मैं आपको बता देती हूँ कि हम आज आरबीआई करने वाले हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में मैंने आपको पिछली बार तो इंट्रोडक्शन दिया था, इस बार हम आरबीआई करेंगे। ओके, दैट इज़ आरबीआई इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो इंडिया का अपना एक सेंट्रल बैंक है, दैट इज़ आरबीआई विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब देखिए एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। ओके, तो 1935 1 अप्रैल को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था। ठीक, ओके। सेंट्रल ऑफिस एट कोलकाता, अगर इसका सेंट्रल ऑफिस देखा जाए तो दैट वाज इन कोलकाता, बट देन शिफ्टेड टू मुंबई इन 1937। बट देखिए 1935 में जो इसका ऑफिस था दैट वाज इन, वो कहाँ पे था, वो कोलकाता में था। लेकिन 2 साल के बाद यानी कि 1937 में क्या कर दिया गया, उसको रखा गया कहाँ पे, उसको मुंबई में रखा गया, शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। ओके, एंड एस्टैब्लिश वो कब हुआ था, 1935 1 अप्रैल। ओके, क्लियर है ये सारी चीज़ें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट चीज़ क्या है, वेयर गवर्नर सिट्स एंड फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज़। अब ये जो सेंट्रल ऑफिस होता है, सेंट्रल ऑफिस क्या होता है, सेंट्रल ऑफिस में जो हमारे आरबीआई के गवर्नर होते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, जो प्रेजेंटली कौन है, शक्तिकांता दास जी, जो प्रेजेंटली है शक्तिकांता दास जी। एंड इससे पहले जो एक्स आरबीआई गवर्नर है वो कौन थे, उर्जित पटेल सर। ओके, उर्जित पटेल सर। अभी प्रेजेंटली कौन है, शक्तिकांता दास। आई थिंक ये 24th थे और ये 25th हैं। ओके, तो प्रेजेंटली शक्तिकांता दास जी जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के, वो कहाँ पे सिट करते हैं, वो सेंट्रल ऑफिस में सिट करते हैं। ओके, और जो वो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह वो बनाते हैं, वो भी कहाँ पे बैठ के बनाते हैं, सेंट्रल ऑफिस में ही। और वो सेंट्रल ऑफिस प्रेजेंटली कहाँ पर है, मुंबई में। ओरिजिनली इट वॉज इन कोलकाता, बट देन इन 1937 इट वॉज शिफ्टेड टू मुंबई। ओके, अब देखिए वही बता रहा है ओरिजिनली। हाँ, अब देखिए ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, ये जो आरबीआई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था, ये ओरिजिनली क्या था, ये एक प्राइवेट बैंक था। ठीक, प्राइवेट बैंक था, बट लेटर ऑन क्या कर दिया गया, 1949 में इसको क्या कर दिया गया, इसको नेशनलाइजेशन कर दी गई इसकी। ओके, नेशनलाइजेशन कर दी गई इस बैंक की, कब, 1949 के अंदर। एंड अब ये किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड है ये। अभी पहले प्राइवेट ओन्ड था, अभी गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आरबीआई का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। आरबीआई का स्ट्रक्चर यानी कि आरबीआई के अंडर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। टोटल 21 मेंबर्स होते हैं। उसमें से सबसे पहला गवर्नर होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, शक्तिकांता दास जी हैं अभी। ओके, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, यानी कि गवर्नर के बाद जो जिनकी पोजीशन आती है डेप्यूटी गवर्नर्स, वो 4 होते हैं। ओके, फिर आते हैं 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ मेंबर्स। ओके, 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी 10 आते हैं। एंड 4 डायरेक्टर्स। देखिए क्या होता है जो आरबीआई है उसके नॉर्थ में एक बोर्ड है, वेस्ट में एक बोर्ड है, ईस्ट में एक बोर्ड है एंड साउथ में एक बोर्ड है। नॉर्थ में कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ओके, नॉर्थ में न्यू दिल्ली में। वेस्ट में कहाँ है, मुंबई में, जहाँ पे उसका सेंट्रल ऑफिस भी है। ईस्ट में कहाँ पे है, कोलकाता में। ओके, जहाँ पे ओरिजिनली उसका ऑफिस था। एंड साउथ में कहाँ पे है, चेन्नई में। तो इन सभी बोर्ड्स के जो डायरेक्टर्स हैं, टोटल 4 हो गए, 1 2 3 4, तो यानी कि वही 4 डायरेक्टर्स जो है वो भी आरबीआई के मेंबर्स हैं। ठीक, तो वही यहाँ पे बताया गया 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम लोकल बोर्ड्स। और ये लोकल बोर्ड्स कहाँ पे हैं, देखिए 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम लोकल बोर्ड्स, हेडक्वार्टर्ड एट, वो लोकल बोर्ड्स कहाँ पे, नॉर्थ वाला न्यू दिल्ली में, वेस्ट वाला मुंबई में, कोलकाता वाला ईस्ट में एंड साउथ वाला चेन्नई में। ओके, तो उसके 4 डायरेक्टर्स भी आरबीआई के मेंबर्स हैं। ओके, एंड प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर जो है दैट इज शक्तिकांता दास, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। दीज वर द फैक्चुअल क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए अभी आगे चलते हैं। आरबीआई का फंक्शन, आरबीआई हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आरबीआई पढ़ना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आरबीआई एक मेजर रोल रखता है, किसमें, मेजर रोल रखता है हमारी इकोनॉमी में। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए
रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है यानी कि जो हम पैसा दे रहे हैं या जो पैसा ले रहे हैं, इंडिया एज इंडिया, ठीक है, एज अ कंट्री, उसको कौन देखता है? उसको आरबीआई ही देखता है, ठीक है। मतलब जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसको आरबीआई देखता है कि क्या हम घाटे में चल रहे हैं या हम फायदे में चल रहे हैं, ठीक, एज अ कंट्री। दूसरा, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, प्रोटेक्ट्स डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड्स कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक। देखिए, जो आरबीआई है वो पैसा रखता है, ये एक बैंक है, ठीक है, तो बैंक में तो लोग पैसे, बाकी सारे जो बैंक्स होते हैं ना वो यहीं पे आरबीआई में ही पैसे रखते हैं, तो आरबीआई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन सारे लोगों की, क्या, वो इन सारे लोगों के पैसे यानी कि डिपॉजिट्स का ध्यान रखे, ठीक, उन सारे डिपॉजिट्स का ध्यान रखे। सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, प्रोटेक्ट्स डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, जो लोग भी इसके अंदर डिपॉजिट करते हैं उन सब का ध्यान रखता है ये, ठीक है। और क्या करता है? लोगों को बैंकिंग सर्विसेज यानी कि लोन्स हो गया, कोई इंटरेस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, वो सभी सर्विसेज पब्लिक को देता है, कैसे? इफेक्टिव यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, ओके। ये हो गया दूसरा इसका रोल। अब देखिए, इशूअर ऑफ द करेंसी, आपको बता दूं दैट आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी, ओके, टू इशू करेंसी। दैट मीन्स आरबीआई के बगैर और कोई भी करेंसी को इशू कर ही नहीं सकता। तो ये क्या करता है? ये करेंसी इशू करता है, करेंसी यानी कि पैसा देता है। गिव्स पब्लिक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इन गोल्ड क्वांटिटी, इन गुड क्वांटिटी, ठीक, ये क्या देता है? ये कॉइन्स भी देता है, नोट्स भी देता है इन गुड क्वांटिटी। लोगों को क्या देता है? लोन इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, तो पैसा देता है लोगों को, ठीक। तो दैट इज वाई ऐसा बोला जाता है दैट इट इज़ द सोल अथॉरिटी टू इशू द करेंसी, ठीक है। करेंसी यानी कि पैसा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का ही राइट है और कोई हमें पैसा नहीं दे सकता, ओके। अब देखिए, एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट एंड बैंकर ऑफ अदर बैंक्स, देखिए आरबीआई जो है बाकी सारे जो छोटे मोटे बैंक्स हैं, ये तो सेंट्रल बैंक है, लेकिन जो छोटे मोटे बैंक्स हैं वो अपने पैसे कहाँ पे डिपॉजिट करके रखते हैं? वो सारे अपने पैसे डिपॉजिट करके रखते हैं आरबीआई के पास। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है अगर उसको लोन लेना हो तो वो आरबीआई से लेता है, ठीक, वो आरबीआई से लेता है। तो ये मतलब आरबीआई, गवर्नमेंट का भी बैंक कौन है? आरबीआई, और इन सारे बैंक्स का भी बैंक कौन है? आरबीआई, ठीक। वही बोला गया आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ही आरबीआई लोन देता है, ठीक। एंड बैंकर ऑफ अदर बैंक्स, और बाकी जितने भी सारे बैंक्स हैं वो अपने सारे पैसे इस वाले बड़े बैंक के पास रखते हैं यानी कि आरबीआई के पास रखते हैं। तो आरबीआई इज अ बैंकर टू द अदर बैंक्स, ऑल्सो इट इज़ अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है और उसी से जब लेना होगा लोन की फॉर्म में या जैसे भी लेना होगा वो भी आरबीआई से ही लेता है। तो ये पॉइंट समझ आ गया दैट आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंकर ऑफ अदर बैंक्स, ओके। अब देखिए, आरबीआई हैंडल्स द बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहाँ से बोरो करता है, कहाँ से लोन वगैरह लेता है, कहाँ से बोरोइंग्स लेता है, उन सारों को कौन देखता है? उन सभी को आरबीआई देखता है। मतलब पैसे का जो भी मामला होता है गवर्नमेंट का वो सारा आरबीआई देखता है, ओके। तो आरबीआई हैंडल्स द बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, इट रेजेज लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। आरबीआई जो है, अगर आरबीआई लोन लेता है कहीं से, मान लीजिए फॉरेन से लोन ले लिया, फॉरेन से आरबीआई ही लेता है लोन, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली फॉरेन से नहीं लेता, बट आरबीआई जो है वो एक एजेंट का काम करता है, ठीक, एजेंट का काम करता है किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि लोन्स वगैरह जो है फॉरेन से वो आरबीआई ही लेता है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए, ओके। अब देखिए, 16 अक्टूबर 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप पीडीएमसी पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। क्या हुआ था? देखिए, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल जो है यानी कि डेट मैनेजमेंट यानी कि कर्जे को कैसे मैनेज करना है उसके लिए एक सेल बनाई गई। कब बनाई गई? 16 अक्टूबर 2016। इसको इसलिए बनाया गया ताकि ये आरबीआई को क्या कर सके? असिस्ट कर सके, ठीक, ताकि ये एडवाइजरी सेल के तौर पे, एडवाइजरी बॉडी के तौर पे इसको आरबीआई के साथ काम करने के लिए बोला, ठीक। अब ये क्या करेगी? ये जो सेल बनाया गया पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, ये क्या करेगा? दिस सेल हैज़ बीन टास्क्ड विद प्लानिंग गवर्नमेंट बोरोइंग्स इंक्लूडिंग मार्केट एंड अदर बोरोइंग्स। इसको क्या करना है? आरबीआई के साथ मिलकर इसको देखना है कि गवर्नमेंट कितनी सारी बोरोइंग्स करता है, ठीक है। उन सभी का रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल को रखना है प्लस आरबीआई को रखना है, ठीक है। ये जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल जो है, इट विल एक्ट ओनली एज एन एडवाइजरी बॉडी फॉर आरबीआई, ठीक। ये कोई भी फोर्स वगैरह नहीं कर सकती आरबीआई पे, सिर्फ एक एडवाइस के तौर पे इसको चीज़ें बोल सकती है, ठीक। अब देखिए आगे, आरबीआई इशूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ
आरबीआई जो है वो दो तरीके से करेंसी देती है, एक तो हो गया एमआरएस और दूसरा हो गया पीआरएस। ओके, दूसरा हो गया ये देखिए पीआरएस। ओके, अब एमआरएस में क्या करता है, एमआरएस का मतलब होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ओके, इसके अंडर क्या रखता है, अंडर दिस इट कीप्स अ मिनिमम बैंकिंग ऑफ, आरबीआई अपने पास 200 करोड़ पैसे रखता है। उस 200 करोड़ में से 150 करोड़ तो गोल्ड की फॉर्म में है एंड 50 करोड़ फॉरेन सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में है। फॉरेन सिक्योरिटी के फॉर्म में मतलब इंडिया ने क्या किया है, फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो पैसा तो अभी फॉरेन के पास ही है, फॉरेन देगा उसको, लेकिन है तो वो फॉरेन के पास ही, वहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक, तो 50 करोड़ तो उस फॉर्म में होगा एंड 150 करोड़ गोल्ड की फॉर्म में होगा। ये आता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर। लेकिन ये था 1960 तक का प्रोसीजर। एमआरएस सेटअप इन 1960। अब देखिए एमआरएस जो है अभी प्रेजेंटली जो है जो भी आरबीआई है वो एमआरएस को ही फॉलो करता है। ठीक, एमआरएस जो है वो 1960 में लाया गया था। ठीक, अब 1960 से पहले क्या था, पीआरएस। ओके, पीआरएस दैट इज प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। उसमें क्या रखा जाता है, 2/5 पैसा जो है वो गोल्ड की फॉर्म में, टोटल जितना भी पैसा होगा उसका मान लीजिए 1,000 रुपये मेरे पास, इसका 2/5 जो होगा ना, दैट इज 5 1 5 5 2 10 0 0, दैट इज 400 रुपये इन द फॉर्म ऑफ क्या रखा जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रखा जाएगा एंड 3/5 जो है इन द फॉर्म ऑफ रुपी कॉइन्स रखा जाएगा। समझ गए आप? देखिए क्या है बात, मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो रखता है आरबीआई, उसके अंडर वो 200 करोड़ रुपीस पैसा अपने पास रखता है, जिसमें से 150 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड 50 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज़। अभी ये प्रेजेंटली है और 1960 में एमआरएस को सेटअप किया गया। और इससे पहले 1960 से पहले पीआरएस था, पीआरएस प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। उसके तरीके उस हिसाब से क्या रखा जाता था, 2/5 जो है टोटल मनी का 2/5 जो है वो गोल्ड होता था एंड 2/5 रुपी कॉइन होता था। अगर टोटल आरबीआई के पास 1000 रुपीज़ था, इसका 2/5 जो था वो क्या था, जो कि 400 आता था, वो क्या था, वो था हमारा, वो क्या था, वो हमारा था गोल्ड, और जो बाकी बचा 1000 में से 400 गया तो बचा 600 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स था। ठीक, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स था जो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझे आप? तो ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं अभी। अब देखिए आरबीआई को बोला जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि जब बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं, जो भी छोटे मोटे बैंक्स हैं, जब उनको कोई देने के लिए तैयार नहीं होता तो तब वो कहाँ पे जाते हैं, आरबीआई। मतलब आरबीआई में उनकी ज़रूरत जो है वो पूरी हो ही जाएगी। ठीक, तो दैट इज़ वाई बोला जाता है इट इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। व्हेन एनी बैंक फेल्स टू गेट फंड्स फ्रॉम एनी सोर्स, मतलब जो भी छोटे छोटे बैंक्स थे उनको कहीं से भी अब फंड नहीं मिल रहा, देन दे कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन आरबीआई। तो वो हमेशा क्या कर सकते हैं, आरबीआई पे अपनी नज़र रख सकते हैं। ओके, अब देखिए अब क्या है, आरबीआई कंट्रोल्स क्रेडिट दैट इज लोन्स गिवन बाय कमर्शियल बैंक्स टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब देखिए आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है। ठीक, अब जो छोटे मोटे बैंक्स हैं नीचे, यहाँ पे लोग हैं, पीपल हैं, तो ये बैंक्स जो है ये लोगों को लोन देते हैं। ठीक, ये लोगों को लोन देते हैं और लोग फिर क्या करते हैं, लोगों के पास मनी आ जाता है और फिर उस मनी से लोग क्या करते हैं, वो बाय करते हैं कोई भी चीज़। ओके, तो अभी ये कमर्शियल बैंक्स जो है ये ज़्यादा लोन दे सकते हैं हमें, कम लोन हमें दे सकते हैं, ज़्यादा लोन हमें दे सकते हैं। इन सबको कौन रेगुलेट करता है, इन सारी चीज़ों को करता है आरबीआई रेगुलेट। ठीक, मतलब ये कि कमर्शियल बैंक्स जो हम लोगों को लोन देता है, जो हमें लोन्स देता है, उनको कौन मैनेज करता है, उनको आरबीआई ही मैनेज करता है, उनको कंट्रोल करता है आरबीआई। ठीक, ऐसा नहीं है कि कमर्शियल बैंक्स जितनी मर्जी चाहे उतना लोन दे सकते हैं लोगों को, नो, आरबीआई एक स्पेसिफिकेशन रखता है। ठीक है, उसी हिसाब से कमर्शियल बैंक्स लोगों को लोन देते हैं। ओके, अब देखिए अब आरबीआई कैसे करता है ये क्रेडिट कंट्रोल। कौन सा क्रेडिट कंट्रोल, वो क्रेडिट कंट्रोल करता है जो कौन देता है, जो बैंक्स लोगों को देता है, उसको कंट्रोल कैसे करता है आरबीआई। दो तरीके हैं। ठीक, पहला हो गया क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, दूसरा हो गया क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। ठीक, दो तरीके हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, समझे? अब देखिए पहले हम करते हैं डिस्कस क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से हैं। ओके, अब देखिए पहला जो तरीका है दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है, देखिए रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ बैंक विच इट हैज़ टू कीप इन कैश विद आरबीआई। आरबीआई क्या कहता है, बैंक्स को कहता है आरबीआई
आरबीआई बैंक्स को कहता है कि आपके पास जितना टोटल मनी है ना, टोटल मनी है, तो कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास पूरा कितना है 300 रुपये, मान लीजिए आपके पास 300 रुपये, इन बैंक्स को आरबीआई कहता है कि मान लीजिए आपके पास टोटल पैसा है 300 रुपये, तो इसका जो 3% है, 3%, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 3/100, तो इसका जो है 3%, दैट मीन्स 3 × 3 9 रुपीज़, जो आपको 9 रुपीज़ है वो आपको मेरे पास रखना पड़ेगा, किसके पास, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में। समझे ये बात। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है, अगर कोई बैंक है उसके पास 300 रुपये है, तो 300 रुपये का जो 3% है वो इसको किसके पास रखना पड़ेगा, वो इसको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ठीक, एज कैश, कैश की फॉर्म में उसको आरबीआई के पास ये 9 रुपये रखना पड़ेगा, ठीक। ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। ताकि क्यों ऐसा करते हैं, ताकि जो बैंक्स हैं, बैंक्स के पास कम पैसा हो लोगों को देने के लिए। अगर वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देता रहेगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो लोग जो है वो हाई प्राइसेस पे भी क्या करेंगे, बाय करेंगे। उसी को तो हम इन्फ्लेशन कहते थे, एंड इन्फ्लेशन इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं फिर वो क्या बाय करेंगे, पुअर लोग तो सिर्फ 10 रुपये पे लेने के लिए तैयार हैं। अब जब 20 रुपये हो रहा है प्रोडक्ट का कॉस्ट, तो क्या होगा, पुअर लोग तो मर जाएंगे, वो तो ले ही नहीं पाएंगे, सिर्फ रिच लोग ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको लोन मिल रहा है बैंक से। तो हम क्या करते हैं, हम बैंक से, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंक से कुछ पैसा अपने पास रखवाता है, ताकि बैंक्स के पास इतना पैसा हो ही ना कि वो लोगों को आगे दे, और इससे क्या हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो कैश रिजर्व रेशियो है या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, इनकी परसेंटेज जो है, जो कि जैसे कैश रिजर्व रेशियो है अभी वो 3% है, तो इसकी परसेंटेज चेंज होती रहती है। अभी तक तो ये 3% है। एग्जाम से पहले आपको एक बार चेक करना होगा कि वेदर इट इज़ 3% और इट हैज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ठीक। तो बस अभी 3%, ये समझ आ गया कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR, इसका करंट कितना है, 18% है, 18% है, ठीक। अब देखिए क्या है, रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक विच इट हैज़ टू मेंटेन विद इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कैश। यहाँ पे क्या होता था, 3% आपके टोटल मनी का, बैंक्स के टोटल मनी का 3% जो है उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता था। यहाँ पे सेम है, सिर्फ 3% की जगह 18% है, और आरबीआई की जगह इटसेल्फ है, यानी कि बैंक्स को आरबीआई के पास नहीं रखना पड़ता, बैंक्स को अपने ही पास रखना पड़ता है, कैश अपने ही पास रखना पड़ता है। कितना कैश, टोटल का 18%। मान लीजिए अगर उनका 1800 पैसे है उनके पास टोटल, या मान लीजिए उनके पास कितना है, उनके पास है टोटल 900, तो इसका 18%, इसका 18%, ठीक। 9 8 जा 9 तो 10 162 रुपीज़ उनको किसके पास रखना पड़ेगा, अपने पास। समझे आप, मीन्स टोटल अगर उनकी कितनी है, पैसा उनके पास X है, तो इसका जो 18% है, मान लीजिए वो Y आ गया, तो ये Y उनको अपने पास रखना पड़ेगा। किनको, बैंक्स को ये Y जो मनी है वो अपने पास रखना पड़ेगा, आरबीआई को नहीं देना है, अपने पास लेके रखना है, जो वो लोन के लिए लोगों को नहीं अवेलेबल कर सकते। ये पैसा जो है उनको रिजर्व रखना पड़ेगा, ये पैसे वो लोगों को नहीं दे सकते। तो एक तरीके से क्या हुआ, पहले उनके पास X था, अब उनके पास Y है, ठीक। तो X ज़्यादा था, Y कम है, ठीक। तो अब मान लीजिए X इनके पास था 1800, इसमें से कुछ ना कुछ तो माइनस होगा ना। मान लीजिए अब सिर्फ 1700 है इनके पास लोन देने को, पहले 1800 था, तो अब ये कम लोन देंगे लोगों को, तो इन्फ्लेशन इससे भी कंट्रोल हो जाएगा। आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं, ओके। अब देखिए चलते हैं आगे। अब है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, देखिए अगर ये आरबीआई है, ठीक, आरबीआई है और ये कोई भी बैंक है, और ये कोई भी बैंक है, आरबीआई जो है इस बैंक के साथ एक डील करता है, इसको एक अग्रीमेंट जो है, एक अग्रीमेंट साइन करवाता है, ठीक। उस एग्रीमेंट के थ्रू क्या बताता है आरबीआई, इस बैंक को बताता है कि आप क्या करो, मैं आपको एक पैसे दे रहा हूँ। मान लीजिए इसने इसको 10 लाख दिए, इसने बैंक को, आरबीआई ने बैंक को 10 लाख दिए, एंड उल्टा आरबीआई ने बैंक को क्या बोला कि आप एक अग्रीमेंट मेरे साथ साइन करो कि ये 10 लाख रुपये आप मुझे वापस दोगे, ठीक, ये 10 लाख रुपये मुझे आप वापस कर दोगे। बैंक ने कहा ठीक है। दूसरा केस क्या हुआ, आरबीआई ने बैंक से पैसे ले लिया, और क्या बोला कि मैं आपको ये पैसे वापस दे दूंगा, ठीक, ये पैसे आपको वापस दे दूंगा, ठीक। मतलब क्या है, देखिए
अब जब आरबीआई ने इन बैंक्स को पैसा दिया तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इन्होंने मनी को क्या किया, आरबीआई ने मनी को क्या किया, इंजेक्ट किया। इंजेक्ट यानी कि ये बैंक है, यानी कि बैंक्स में डाल दिया पैसा, तो बैंक्स के पास पैसा इंक्रीज होगा। तो आरबीआई कब बैंक्स को पैसा देगा, जब बैंक्स की क्वालिटी कम होगी, बेचारे वो स्लो डाउन में होंगे या रिसेशन में होंगे। तो जब हमारी कंट्री स्लो डाउन या रिसेशन में होती है, मींस प्रॉब्लम में होती है, तो आरबीआई क्या करवाता है, एक बॉन्ड साइन करवाता है बैंक से, बोलता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी मनी नहीं है, इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, मैं आपको ये 10 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन वापस आपको मुझे ये देने पड़ेंगे जब इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। एक तो हो गया ये केस, ओके। दूसरा केस क्या हो गया, जब इकोनॉमी बूस्ट हो रही होती है और इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन यानी कि मनी बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा होता है जो वो लोगों को दे रहा है, और लोग क्योंकि पैसा देने के लिए तैयार है तो प्रोडक्ट्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो इन्फ्लेशन हो गई। लेकिन इन्फ्लेशन का रीज़न क्या है, बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है जो वो लोगों को दे रहा है, तो इन बैंक्स से पैसा वापस लेने की ज़रूरत है। तो आरबीआई क्या करता है, इन बैंक से पैसा वापस ले लेता है और बोलता है कि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, मैं आपको ये पैसा वापस दे दूंगा। बैंक से जो है आरबीआई पैसा वापस क्यों लेता है, ताकि बैंक्स के पास पैसा हो ही ना लोगों को देने के लिए, और इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाए। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। इसको बोलते हैं कि जो आरबीआई है उसने पैसा एब्जॉर्ब किया। आरबीआई ने लिया ना पैसा बैंक से, तो इसको बोलते हैं आरबीआई ने पैसा एब्जॉर्ब किया। कब एब्जॉर्ब करता है, जब इन्फ्लेशन होती है। और इंजेक्ट कब करता है पैसा, जब रिसेशन होता है। इंजेक्ट कब करता है, जब रिसेशन या स्लो डाउन होता है। इंजेक्ट यानी कि बैंक्स को दे देना, ठीक। अब जो ये अग्रीमेंट साइन किया गया था इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी, बोलते हैं। यानी कि आरबीआई क्या करता है, वो बैंक्स से सिक्योरिटी खरीदता है और उसके बदले में उनको 10 लाख रुपए देता है। यानी कि अग्रीमेंट खरीदता है, उसके बदले में उसको 10 लाख रुपए देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब जब करता है, यहाँ पे क्या होता है, बैंक्स को आरबीआई बैंक्स को क्या कर देता है, सोल्ड कर देता है सिक्योरिटी, उसके बदले में क्या ले लेता है, पैसा ले लेता है, ठीक। अब देखिए इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, मींस आरबीआई क्या करता है, इट बाइज द सिक्योरिटी फ्रॉम बैंक्स से सिक्योरिटी अग्रीमेंट यानी कि ले लेता है, अग्रीमेंट के बदले पैसे दे देता है, गिव्स मनी। जब पैसे दे देता है तो दैट मीन्स इंजेक्ट लिक्विडिटी मीन्स कैश दे दिया बैंक्स को, इंजेक्ट यानी कि डाल दिया। ड्यूरिंग स्लो डाउन और रिसेशन, कैश कब देगा बैंक्स को, जब स्लो डाउन होगा, रिसेशन हो गया, इकोनॉमी खराब होगी बैंक्स की, ठीक। अब देखिए दूसरा केस क्या है, सेल्स सिक्योरिटीज टू बैंक्स, अपना एक अग्रीमेंट जो है बैंक्स को बेच देता है, बैंक्स को उसके बदले में क्या देना पड़ता है, मनी। तो इट टेक्स द मनी फ्रॉम द बैंक्स से पैसे ले लेता है, उनको सिक्योरिटी दे देता है। तो एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, बैंक से पैसे ले लिया, दैट मीन्स कैश ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं कैश एब्जॉर्ब किया आरबीआई ने। कब किया ये, इन्फ्लेशन के टाइम में। इन्फ्लेशन यानी कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे प्रोडक्ट्स के, तो आरबीआई ने क्या सोचा, कि इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग तैयार है पैसा देने के लिए प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो 20 में मिले, 30 में मिले, 40 में मिले, लोग उसको पैसे देने के लिए तैयार है। वो पैसा आ कहाँ से रहा है, वो पैसा उनको बैंक दे रहा है, तो क्यों ना बैंक से ही पैसा ले लिया जाए, ताकि लोग फिर बैंक से लेने के लिए तैयार ही ना हो, क्योंकि बैंक के पास है ही नहीं, वो आरबीआई ने ले लिया है। तो उल्टा जब लोगों के पास बैंक से लेने के लिए पैसे होंगे ही नहीं, लोगों के पास पैसे आएंगे नहीं, तो वो इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा 20 रुपये पे, 30 रुपये खरीदने पे, तो शॉपकीपर मजबूर हो जाएगा उसको 10 पे बेचने पे, ठीक। इससे हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं एंड ओके, ये होता है आरबीआई जो है ऐसे कंट्रोल करता है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब देखिए रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो। रेपो क्या होता है, आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड, अगेन 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, कभी कभी एक दिन के लिए, 1 डे के लिए भी दिया जाता है, ठीक, विद द कंडीशन दैट बैंक्स विल रीपर्चेज दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। क्या होता है रेपो, यानी कि आरबीआई जो है वो क्या करता है, वो किन को पैसा दे देता है, बैंक्स को दे देता है, और बैंक्स को बोलता है आपने मुझे क्या करना है, आपने ये पैसा वापस देना है, ठीक, ये हो गया। रिवर्स रेपो क्या हो गया, जब बैंक्स आरबीआई को दे देते हैं, ठीक है। देखिए आरबीआई को भी तो ज़रूरत पड़ सकती है, तो आरबीआई जब बैंक्स को देगा उसको हम रेपो बोलते हैं, और जब बैंक आरबीआई को देंगे तो उसको हम रिवर्स रेपो बोलते हैं, ठीक है, रिवर्स रेपो बोलते हैं। तो बैंक्स जब आरबीआई को दे देते हैं तो उस पर रेट कितना होता है, 3.35%। अगर बैंक्स आरबीआई को पैसा दे रहे हैं तो वो क्या रेट लगा रहे हैं, 3.35% उस पर इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं, ठीक। और अगर आरबीआई किसको दे रहे हैं, बैंक्स को दे रहे हैं, तो उस पर कितना रेट लगाया जाता है, 4%। लोन पे कोई ना कोई रेट तो लगाया जाता है ना, क्यों,
ताकि लोग लोन कम से कम लें, इसलिए ये रेट लगाया जाता है। तो अगर बैंक्स आरबीआई को दे रहे हैं तो वो 3.35 लगा रहा है रेट, अगर आरबीआई बैंक को दे रहा है लोन तो वो उस पर 4% लगा रहा है। ओके, ये इसकी करंट रेट्स हैं, ये 4% हो गया रेपो एंड 3.35 हो गया रिवर्स रेपो। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आरबीआई जो है जब वो बैंक्स को पैसा देता है, ठीक, बैंक्स को पैसा देता है लॉन्गर टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, तो वो उस पर एक इंटरेस्ट लगाता है। वो इंटरेस्ट कितना है प्रेजेंटली? 4.25%। और ये इंटरेस्ट जो है ये आरबीआई क्यों लगाता है? इसलिए लगाता है ताकि बैंक्स जो है वो मेरे से पैसा ना लें। बैंक के पास कम पैसा आएगा तो लोगों के पास कम पैसा जाएगा, तो इन्फ्लेशन कम होगी। ठीक है, तो ये सारा ऐसे करता है आरबीआई कंट्रोल। कैसे? किसको? क्रेडिट को। किस क्रेडिट को? जो बैंक्स लोगों को देता है। समझे आप? आपको समझ आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब है, ये थे क्वांटिटेटिव मेजर्स, अब है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स से आरबीआई बैंक्स को सबक कैसे सिखाता है कि आपने लोगों को ज़्यादा लोन नहीं देना है, क्योंकि उससे फिर इन्फ्लेशन हो जाती है, फिर पुअर लोग जो है वो बेचारे रिसोर्सेज नहीं ले पाते। ओके, अब देखिए पहला है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग में क्या होता है? आरबीआई डायरेक्ट्स दैट बैंक्स मस्ट लेंड 40% टू द प्रायोरिटी। तो आरबीआई ऐसे बोलता है बैंक्स को कि अगर आपके पास 100% लोन है देने की कैपेसिटी है, तो आप इसमें से 40% तो सिर्फ और सिर्फ किन को दोगे? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए दोगे, क्योंकि एग्रीकल्चरल लोग होते हैं पुअर, थोड़े फार्मर्स होते हैं, तो उनको देंगे। इससे क्या होगा? ओनली 60% जो है दैट विल बी अवेलेबल टू रिच पीपल। ठीक है, तो रिच पीपल को पहले 100% था, लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने 40% प्रायोरिटी बेसिस पे एग्रीकल्चर को देने की बात करी, तो अब सिर्फ और सिर्फ 60% है देने के लिए। किसको? रिच को। तो पहले 100 था, अब सिर्फ 60%। तो थोड़ा आप समझ सकते हैं ना कि ठीक हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। क्या होता है? देखिए, अगर पहले आरबीआई अगर बैंक्स जो है वो पहले लोन दे रहा था 20 लाख, ठीक, आरबीआई बोल रहा है कि आप ये 20 लाख मत दो, आप 16 लाख दे दो, अगली बार आप 12 लाख दे दो। ठीक है, ऐसे थोड़ा कम करते जाओ या वेरिएशन लाते जाओ। ठीक, लोन अगर आप 20 लाख दे रहे हो तो वेरी करते रहो, कभी 16 दो, कभी 12 दो, ऐसे बोलता है आरबीआई। ओके, थर्ड चीज़ क्या है? मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन। देखिए, मॉरल सुएशन में क्या होता है? मॉरल सुएशन में होता है अप्लाइंग प्रेशर बाय गिविंग सजेशंस, राइटिंग लेटर्स एटसेट्रा। मतलब आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बैंक्स को बहुत सारी सजेशंस देता है, बहुत सारे लेटर्स लिखता है, बहुत सारी वार्निंग्स देता है, बोलता है कि इतना लोन मत दो, इतना लोन मत दो, इतना लोन मत दो। ये होता है मॉरल सुएशन, यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स करते रहना। ठीक है, किसके थ्रू? वार्निंग्स के थ्रू, सजेशंस के थ्रू, लेटर्स के थ्रू। ये हो गया मॉरल सुएशन। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है डायरेक्ट एक्शन। मतलब वार्निंग्स तो बहुत सारी दे दी, लेकिन अब बैंक्स नहीं मान रहे हैं, बैंक्स मान ही नहीं रहे हैं, वो अभी भी लोन्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं लोगों को। ठीक, ओके, वो अभी भी लोन्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं लोगों को, तो उनको बहुत सारी वार्निंग्स थी, लेकिन वो काम नहीं कर रही। अब हम क्या करें? कैंसिल कर दें उनका लाइसेंस एंड मर्ज द बैंक विद अदर बैंक। तो हम क्या करेंगे? हम जो आरबीआई है वो क्या करेगा? वो लाइसेंस कैंसिल कर देगा। किसका? बैंक्स का लाइसेंस कैंसिल कर देगा। ठीक, अब जो है बैंक्स या तो लाइसेंस कैंसिल करेगा, बोलेगा अब आप क्या नहीं कर सकते, अब आप बैंक चला ही नहीं सकते, या तो क्या करेगा? इस बैंक को किसी और दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर देगा, मिला देगा। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो बोलेगा कि मैं आपको किसी और बैंक के साथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट एक्शन। मीन्स अब वो डायरेक्ट एक्शन लेगा, अब वो कोई वार्निंग वगैरह नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं कि आरबीआई का रोल कितना ज़्यादा है किस चीज़ में? इकोनॉमी में। कैसे? क्योंकि वो क्रेडिट कंट्रोल करता है। कौन सा क्रेडिट? जो बैंक्स देते हैं किनको? पीपल को। एंड इन टर्म्स क्या होता है? इससे इकोनॉमी इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, पुअर और रिच के बीच का गैप जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी मैंने वेरिएशन इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स में आपको बताया था कि 40% जो है लोन वो किसके लिए रिजर्व रहता है? वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए रिजर्व रहता है। ठीक है, कभी कभी जो होते हैं बेचारे गरीब लोग नहीं ले पाते लोन, लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया? 40% तो रिजर्व ही रख दिया। किन के लिए? एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही चलती है इकोनॉमी। ओके, तो हमने आरबीआई के बारे में डिस्कस किया था। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुआ था।
अर्लियर इसका कोलकाता में था ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस, लेकिन बाद में वो मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। कौन से साल में? 1937 में। ओके, और इसका जो प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन है? शक्ति कांता दास जी। और प्रीवियस इसके जो एक्स गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे आपके उर्जित पटेल सर। ओके, उर्जित पटेल सर, ये 24th गवर्नर थे आई गेस, और ये 25th गवर्नर। ओके, आरबीआई के हमने रोल्स पढ़े, 21 मेंबर्स जो है टोटल इसकी स्ट्रेंथ होती है। ओके, और हमने क्या पढ़े? इसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में इसके बोर्ड्स होते हैं। और हमने क्या पढ़ा? इसके फंक्शंस। इट इज़ द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन इंडिया। ठीक है, टू इशू करेंसी। और करेंसी किस फॉर्म में? कॉइन्स की फॉर्म में या नोट्स की फॉर्म में। ओके, ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ये आज का मैंने वाइंड अप 1-2 मिनट का बता दिया आपको। ठीक, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और पढ़ते रहिए। ओके, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। जो मैं टॉपिक्स में लेकर आऊँगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी और उन्हीं से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।